दोस्तों, ज़्यादातर हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके और कुछ समय बाद हमें वो एक अच्छा रिटर्न दे सके। लेकिन यहीं से शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स की शुरुआत, क्योंकि हम सभी कंफ्यूज होने लगते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर क्या है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो इसी बेस्ट ऑप्शन को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी हम नया से नया इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर करने की सोच रहे होते हैं तो अक्सर हम सभी कंफ्यूज होते हैं, बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे होते हैं। लगभग सारे ही फाइनेंशियल एडवाइज़र और सक्सेसफुल लोगों के अनुसार इस बेस्ट ऑप्शन का नाम है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी आपको ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मगर असलियत में यह बहुत ही सिंपल है। पूरे स्टॉक मार्केट में एसआईपी ही है एकमात्र ऐसा तरीका जो हमें बिना रिस्क के एफडी वगैरह जैसी चीज़ों से बेहतरीन रिटर्न देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप कम से कम इनकम और कम से कम स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बावजूद भी एक अच्छा और एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल एसआईपी में आपको अपनी मंथली इनकम में से एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना होता है और आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने सालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है। इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती है। ना तो आपको रोज रोज स्टॉक मार्केट के फिगर को बैठकर एनालिसिस करना है और ना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक के चक्कर काटने हैं। बस एक बार की डिसीजन ने ही आपका सारा काम कर दिया। अब हर महीने जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आया करेगी, उसमें से वो फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ईएमआई जैसा हो गया, पर नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी में जब चाहे तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एसआईपी स्टॉप करने के बावजूद भी आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए वो पैसा भी लगातार ग्रो करता रहेगा। एसआईपी में आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करता है। दोस्तों, हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक और अच्छी तरीके से स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही क्रूर व घमंडी राजा हुआ करता था। वो खुद को दुनिया का सबसे विद्वान व दूसरों को मूर्ख समझता था। साथ ही साथ वह अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था। सारी प्रजा उसके अत्याचार से बहुत ही परेशान थी और उसकी उल्टी सीधी हरकतों से तंग आ चुकी थी। सारे लोग उसे किसी न किसी तरीके से सबक सिखाना चाहते थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसके लिए सारी प्रजा ने मिलकर योजना बनाना शुरू कर दिया। योजना के दौरान उन्होंने राज्य के सबसे बड़े लेखक को अपना लीडर चुना और उसे राजा के महल में भेज दिया। लेखक एक लंबा सफर तय करके राजा के महल में पहुंचा तो उसने देखा राजा दरबार में सभी को खुला चैलेंज कर रहा है कि जो भी उसे डिबेट में हरा देगा वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। लेखक ने सोचा कि ये सबसे सही मौका है इस घमंडी राजा को सबक सिखाने का। तब लेखक ने राजा को डिबेट में ललकारना शुरू कर दिया। राजा लेखक की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ गया। वो डिबेट के लिए राजी हो गया। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दोनों के बीच ये मुकाबला कई दिनों तक चला, परंतु लास्ट में राजा की हार हो गई। तब राजा हार गया। तब उसने लेखक से बोला, अपनी इच्छा बताओ। तब उसने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे प्रतिदिन एक सोने का सिक्का सरकारी खजाने में से दिया जाए, मगर शर्त यह है कि सिक्के की संख्या हर दिन डबल होनी चाहिए। राजा को ये सुनकर हंसी आ गई और वो बोला, बस इतना ही? मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ बड़ा मांगोगे। खैर जाओ, तुम्हें दिया ये इनाम अगले एक साल के लिए। अब लेखक को इनाम मिलना शुरू हो गया। पहले दिन उसे सोने का एक सिक्का मिला, दूसरे दिन दो सिक्का, तीसरे दिन चार सिक्के।
दिन प्रतिदिन उसके सिक्के बढ़ते ही गए। अगले 30 दिन में यानी कि मंथ के एंड में सिक्कों की संख्या बढ़ती चली गई, 53 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। अब राजा को एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। फिर जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ, संख्या लगातार बढ़ती चली गई और दूसरे मंथ का एंड आते ही सिक्कों की संख्या मिलियन से बढ़कर 576 क्वारंटियल तक जा पहुंची। और इतने सिक्के सरकारी खजाने में क्या पूरी दुनिया में नहीं होंगे। अब राजा का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसे अपना सारा राज्य उस लेखक के नाम पर कर दिया। इस तरह प्रजा को उस घमंडी राजा से मुक्ति मिल गई और एक अच्छा व विद्वान राजा भी मिल गया। ये सभी संभव हो पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आपको करोड़पति और इसी अमीर बनने में बड़ी ही आसानी से मदद कर सकता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी अभी अभी न्यू जॉब लगी है और आप महीने का 25,000 रुपये कमाते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप अपनी इस मंथली इनकम में से हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट SIP में करना शुरू कर दें और आप अगले 30 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। आपने हर महीने 5,000 रुपये SIP में लगाना शुरू कर दिया। पहले महीने आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये हुआ, दूसरे महीने आपका 10,000 रुपये, तीसरे महीने आपका 15,000 रुपये। ऐसे ही करते करते ईयर के एंड तक आपने 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। 10 साल तक ये इन्वेस्टमेंट चलता गया, वह बढ़ता चला गया। आपने कभी इसके इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं निकाला, ना तो कभी कुछ छेड़छाड़ किए बिना 30 साल तक इस SIP को आपने ऐसे ही कंटिन्यू रखा। इसका रिजल्ट यह हुआ कि आपने इन 30 सालों में टोटल 18 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। अगर हम कम से कम रिटर्न रेट भी देखें तो SIP कभी 12% से कम का रिटर्न नहीं देता है। इस हिसाब से पूरे 30 साल बाद आपको पूरे 1,76,00,000 रुपये मिलेंगे। इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपके 5,000 रुपये छोटे से अमाउंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, आज ये समय में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर बहुत बड़ा बिजनेस हो, तभी आप एक करोड़पति या एक अमीर इंसान बन पाएंगे। आप अपनी एक साधारण इनकम या नौकरी के थ्रू भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। SIP के थ्रू कई तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड हो या फिर इंडेक्स फंड हो। म्यूचुअल फंड एक तरह का एक्टिवली मैनेजिंग फंड होता है, जहां पर एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस बात का ख्याल रखता है कि आपके पैसे को किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जिससे एक बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके, और वो टाइम टाइम पर मार्केट के डाटा व ग्राफ का एनालिसिस करता है, जिसके बदले वह आपसे फी एग्जिट चार्ज करता है। वो साथ ही म्यूचुअल फंड में आपके एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा रहते हैं, जो लगभग 0.5% से लेकर 3% तक रहते हैं। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेजिंग फंड है, जिसमें एक्सपर्ट मैनेजर आपके पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं। दरअसल इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो मार्केट के अवेलेबल टॉप 50 कंपनी को मिलाकर बनाया जाता है। हमारे कंट्री में 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। नंबर 1 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। NSE की टॉप 50 कंपनी मिलाकर एक ऐसा इंडेक्स फंड तैयार किया जाता है जिसे हम सभी निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, और BSE की टॉप 30 कंपनी को मिलाकर एक ऐसा इंडेक्स फंड बनाया जाता है जिसे हम सभी सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। यही वो फंड है जिनके ग्राफ को देखकर स्टॉक मार्केट में ये पता लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर निफ्टी और 50 सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर इनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो मार्केट भी नीचे जा रहा है। अगर रिटर्न के हिसाब से बात की जाए तो पिछले सालों
के एनालिसिस के हिसाब से म्यूचुअल फंड के मुकाबले इंडेक्स फंड ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है जो देश में सबसे टॉप पे हैं। साथ ही इंडेक्स फंड में आपके एक्सपर्ट को कोई एग्जिट फ़ी नहीं देनी पड़ती है और इसके एक्सपेंसेस रेशियो भी 0.1 से 3 पॉइंट के बीच में ही होते हैं। ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स फंड ने लोगों को कुछ सालों में 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एसआईपी के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न कैसे होंगे, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा आपने वो अमाउंट कितने टाइम के लिए किया है, तीसरा आप वह इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए कर रहे हैं, आपने अमाउंट को कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो पहले अमाउंट की बात करें तो आप जितने ज़्यादा अमाउंट की एसआईपी करना शुरू करते हैं उतना ही आपको अमाउंट रिटर्न के रूप में मिलेगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज़्यादा अमाउंट से ही एसआईपी शुरू करनी चाहिए। अगर 500 रुपये की भी एसआईपी की शुरुआत करते हैं, दूसरी बात टाइम की, तो इंडिया में ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि लोग एसआईपी की शुरुआत तो बड़े एक्सपेंसेस के साथ कर देते हैं, पर वो कुछ सालों बाद उसको बंद भी कर देते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने अपनी एसआईपी को 5 सालों के अंदर ही बंद कर दिया है, गिव टू लैक ऑफ पेशेंस। और कंपनी के पावर या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को देखने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो अपना मैजिक दिखा पाएगा। वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना ही ज़रूरी हो जाता है। तीसरी ज़रूरी बात कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और कितने समय के लिए करना है, इसको आप रिसर्च करके किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। और हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट विद ईआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपको बिजनेस और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी पहले पहलू की खबर देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।